जब से लक्ष्य ने सोना को शादी के लिए प्रपोज किया है तब से सोना लक्ष्य के बारे में सोच रही थी। वो अंश के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। 2 दिन बाद एक दिन लक्ष्य और उसके डैड कबीर के फैक्ट्री आए। कबीर उन दोनों को अपने सामने देखकर असमंजस से देखने लगा। लक्ष्य ने कबीर का पैर छुआ। मिस्टर ओबरॉय कबीर से हैंड शेक किया। दोनों ऑफिस से सोफे पर बैठ गए। कबीर भी सामने के सोफे पर बैठ गए। कबीर ने मुस्कुराकर पूछा, कहिए मिस्टर ओबरॉय, आप दोनों अचानक से मेरे ऑफिस में, मतलब कैसे आना हुआ? मिस्टर शाह, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। मेरे बेटे ने बताया कि आप ऑफिस में मिलेंगे, इसलिए यहाँ मिलने आ गए। लक्ष्य कबीर के सामने अच्छे बच्चे के जैसे बैठा था। कबीर उनकी बात ध्यान से सुन रहे थे। कबीर ने कहा, जी कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मिस्टर ओबरॉय आगे बोले, दरअसल बात ऐसी है, मेरा बेटा लक्ष्य आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। मिस्टर ओबरॉय के ऐसे डायरेक्ट बात करने से कबीर थोड़ा हैरान हो गया। कबीर हैरानी से लक्ष्य को देखने लगा। लक्ष्य ने अपना सिर नीचे कर लिया। मिस्टर ओबरॉय ने कहा, देखिए आप घबराइए नहीं, हम बस बात करना चाहते हैं। कबीर सपाट लहजे में बोला, लेकिन सोना अभी तो अपने करियर में आगे जा रही है। मैं कैसे उसे शादी करने के लिए कह सकता हूँ? कबीर की बातों में उसकी हिचकिचाहट साफ थी। मिस्टर ओबरॉय कबीर की बात सुन के हंसते हुए बोले, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर शाह, सोना शादी के बाद भी अपना काम कर सकती है। मेरा बेटा भी तो सेम फील्ड में है। कबीर ने एक नज़र लक्ष्य पर डाली। लक्ष्य उसे देख रहा था। मिस्टर ओबरॉय कबीर को सोचते देख आगे बोले, अगर आप हमसे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो हम आपके फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। आपका सब कुछ खोया हुआ वापस मिल सकता है। मिस्टर ओबरॉय ने अब अपना असली दाव फेंका। उनकी बात सुन के कबीर के भाव थोड़ा बदल गया था। मिस्टर ओबरॉय भी ध्यान से कबीर के चेहरे को देख रहे थे। मिस्टर ओबरॉय आगे बोले, और हमें ये भी पता है कि आपने मिस्टर रायजादा से 20 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसे आप चुका नहीं पा रहे हैं। कबीर उन दोनों को हैरानी से देखने लगा। हमें ये भी पता है कि आप अपने घर में नहीं रहते। अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपको आपका सब कुछ वापस मिल जाएगा। कबीर कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद कबीर हिचकिचाते हुए बोले, लेकिन सोना, लक्ष्य ने बीच में कहा, आप फिक्र मत कीजिए अंकल, वो मन जाएगी। लक्ष्य के कॉन्फिडेंस को देखकर कबीर मुस्कुराया। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। लक्ष्य कबीर की बात सुनके बहुत खुश हुआ। उसने कबीर का पैर छुआ। कबीर ने भी उसके पीठ पर हाथ रखा। लक्ष्य खुशी से बोला, थैंक्स अंकल, आपको नहीं पता आपने मुझे क्या दिया है। शाम के समय कबीर घर आया। आज वो बहुत खुश था। मीरा उसे ऐसे देख के खुश हो गई। सबने खाना खाया। सब अपने कमरे में चले गए। कबीर ने कहा, मीरा, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम मानोगी? मीरा उसे देखने लगी। मीरा कपड़े मोड़ते हुए बोली, हम कहिए। कबीर ने मीरा से पूछा, लक्ष्य तुम्हें कैसा लगता है? मीरा ने कहा, अच्छा लड़का है, मुझे तो अच्छा ही लगता है। काफी समझदार है। आप क्यों पूछ रहे हो? वो मैं सोच रहा हूं अगर सोना के लिए वो। कबीर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मीरा समझ गई कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मीरा मुस्कुराई। लेकिन अभी तो सोना डॉक्टर बनी है, उसे एंजॉय तो करने दो। मीरा कबीर के पास बैठते हुए बोली। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो मीरा, सोना बहुत समझदार है। अगर तुम उससे बात करोगी तो वो मान जाएगी। लक्ष्य बहुत अच्छा लड़का है और ऊपर से सोना उसे अच्छे से जानती है। शादी के बाद दोनों साथ में काम सकते हैं। कबीर एक्साइटेड होते हुए बोला। मीरा मुस्कुराकर बोली, आपने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन लक्ष्य से बात? मीरा ने कहा तो कबीर ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैं सोना से सुबह बात करूंगी, मीरा ने कहा। दोनों सो गए। सोना अपने कमरे में बुक पढ़ रही थी। सोना अब दिल्ली के ही हॉस्पिटल में डॉक्टर है। उसे 1 सप्ताह हो गया। वो अपने नए काम से बहुत खुश है। हर रोज कई मरीज से मिलती है। उसे उन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। इधर मुंबई में अंश,
दीप और शौर्य तीनों एक होटल रूम में बैठे थे। तीनों के हाथ में बियर की ग्लास थी। अंश के हाथ का घाव थोड़ा ठीक हो गया था, पूरी तरह से भरा नहीं था। उसके दाएं हाथ की 2 उंगली के बीच सिगरेट दबी थी। उसने गहरी कस लिया। दीप और शौर्य उसे हैरानी से देख रहे थे। ब्रो, ये तुम्हारा 8वां सिगरेट है, 7वां बियर का ग्लास है, शौर्य ने नशे की हालत में अंश से पूछा। अंश चुपचाप सिगरेट को घूर रहा था। शौर्य दीप को देखा। दीप मुंह बनाते हुए अपना कंधा उठा दिया। यार अंश, एक बात बता, तुझे नशा नहीं होता क्या? दीप हिचकी के साथ बोला। अंश अभी भी चुप था। शौर्य और दीप दोनों नशे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अंश उन दोनों को इग्नोर करके सिर्फ सिगरेट को घूर रहा था। वो कुछ सोच रहा था। कुछ देर में दीप और शौर्य दोनों एक दूसरे के साथ लिपट के सो गए। अंश ने उन्हें ऐसा देखा तो अपना सिर हिला दिया। अंश अपनी जगह पर खड़ा हुआ। वो ग्लास वॉल से बाहर देखने लगा। अंधेरी रात के में सड़क में दौड़ रहे गाड़ी की लाइट में मुंबई बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ शोर था। समुद्र की लहरें उसे अंदर तक सुकून दे रही थी। अंश को यहां आए 1 महीना हो गया था। अगली सुबह सोना अपने कमरे में हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी। मीरा उसके कमरे में उसके लिए चाय लेके आई। सोना ने आज पीच कलर की साड़ी पहनी थी। जब से उसे साड़ी पहनना आया तभी से वो अपने काम पर साड़ी पहनकर जाती है। उसके लंबे बाल चोटी में बंधे थे। उसने आंखों में काजल और माथे पे काली बिंदी लगाया था और हाथ में घड़ी। वो बहुत अच्छी लग रही थी। मीरा ने उसे मुस्कुरा के देखा। सोना भी हल्का सा मुस्कुरा दी। मीरा ने उसे चाय दिया। सोना बैठ गई। दोनों चाय पी रहे थे तभी मीरा बोली, सोना, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करूं। हाँ बोलिए न, सोना चाय की चुस्की लेते हुए बोली। तुम्हारी शादी के बारे में, मीरा ने जल्दी से कहा और सोना को देखने लगी। सोना के होठ जल गए। उसके हाथ में चाय की कप लड़खड़ा गई। मीरा उसे ऐसे हड़बड़ाते देख के परेशान हो गई। सॉरी सोना, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमने एक लड़का भी देख रखा है, मीरा सोना का मन देखने के लिए बोली। सोना उसे हैरानी से देखने लगी। लेकिन इतनी जल्दी शादी? सोना ने हैरानी से कहा और चाय की कप को टेबल पर रख दिया। देखो सोना, तुम्हारे पापा चाहते हैं वो तुम्हारी शादी अच्छे से करें। तुम शादी के बाद भी अपना काम कर सकती हो। अगर नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मीरा ने फिर से कहा। सोना कुछ सोचने लगी। सोना ने कहा, ठीक है, हम सोच के बताते हैं, क्या होगा सोना का फैसला? सोना ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। वो बाहर आके बगीचे के बेंच पर बैठ गई। वो एक टक गुलाब के फूल को देख रही थी। कुछ देर बाद मीरा के बाबा उसके पास आकर बैठ गए। सोना ने उन्हें अपने पास देखा। सोना के आंखों में बहुत सारे सवाल थे। क्या सोच रही हो बेटा? भावेश ने सोना के सिर पर हाथ रखकर प्यार से पूछा। कुछ नहीं नानू, बस ऐसे ही, सोना अपने पैरों को देखते हुए बोली। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ घंटों यहाँ बगीचे में बैठी रहती थी। उसे भी फूल बहुत पसंद थे, भावेश जी ने कहा। सोना एक टक उन्हें देखने लगी। भावेश जी आगे बोले, अगर वो कभी परेशान होती थी तो अपने हाथों से पौधे लगाती थी और उनको पानी देती थी। तुम्हें पता है तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। वो भी परेशान होने पर अकेले रहती थी। उसने भी इसी बेंच पर बैठकर तुम्हारे पापा के साथ शादी करने का फैसला किया था, भावेश जी ने बेंच को छूते हुए कहा। तुम्हारी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था। बस मैं और मीरा ही उसकी दुनिया थे। एक दिन तुम्हारे पापा ने उससे शादी की बात कही। फिर वो भी तुम्हारी तरह इसी जगह घंटों बैठ के सोच रही थी। तब मैंने उससे कहा था, तुम वही करो जो तुम्हारा मन करे। तुम्हारी जिंदगी पर किसी और का हक नहीं चलेगा। आज तुम्हें भी यही कहना चाहता हूं। तुम समझ रही हो ना? सोना ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अपनी माँ के बारे में सुनकर आंसू आ गए थे। कबीर और मीरा उन्हें दूर से देख रहे थे। तो अब क्या सोचा है तुमने? भावेश जी ने पूछा।
तुम लक्ष्य को अच्छे से जानती हो, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं नानू, लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे? सोना कंफ्यूजन में बोली। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, भावेश सोना के सिर पर हाथ रखकर बोले। जब तुम्हें ठीक लगे तुम अपना फैसला बता देना हम, भावेश ने कहा। सोना ने हमें सिर हिलाया। भावेश भी मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद सोना हॉस्पिटल चली गई। वो अपने केबिन में बैठी थी। उसे भावेश और मीरा की बात याद आ रही थी। लक्ष्य ने कैसे उसे शादी के लिए पूछा था। हे महादेव, हम क्या करें? सोना ऊपर देखते हुए अपने मन में बोली। वो खुद में कुछ सोच रही थी। इधर लक्ष्य भी परेशान था। डैड, अगर वो नहीं मानी तो? लक्ष्य नर्वसली बोला। वो अपने घर के हॉल में इधर-उधर चलते हुए अपना हाथ आपस में रगड़ रहा था। उसके डैड सोफे पर बैठे थे। वो मना नहीं करेगी, तुम फिक्र मत करो, उसके डैड बेफिक्र होकर बोले। लक्ष्य उनके पास भाग के आया और उनके पास बैठते हुए इम्पेशेंट होकर बोला, डैड, आपको पता है ना मैं उसे लेकर क्या फील करता हूँ। आप कुछ कीजिए ना। मैंने अपनी तरफ से तो सब कर दिया है। अब देखना ये है कबीर क्या करने वाला है, उसके डैड सिगरेट का कस लेते हुए बोले। अगर उसने मना कर दिया तो? लक्ष्य घबराते हुए बोला और अपने डैड का हाथ पकड़ लिया। उसके डैड ने अपना हाथ छुड़ाया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, डोंट वरी अबाउट इट। उसे मानना ही पड़ेगा। लक्ष्य ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। शाम होने को थी और सोना अभी तक घर नहीं आई थी। सोना हॉस्पिटल वार्ड का चक्कर लगा रही थी। उसे आज घर जाने का मन नहीं था। वो कुछ सोचकर राउंड लगाने के लिए गई। 9 बज गए, पता नहीं चला। सोना घर पहुंची। सब बैठ के उसका इंतजार कर रहे थे। सोना सबको देखकर नई मुस्कान अपने होठों पर लाई। तुम आज इतनी लेट कैसे हो गई? मीरा उसके पास आते हुए बोली। सबको ऐसे देखकर सोना क्या बहाना बनाए, वही सोच रही थी, क्योंकि वो 6 या 7 बजे तक घर आ जाती थी। सोना को कुछ नहीं सूझा, तो वो चुप ही रही। मीरा ने उसे फ्रेश होकर खाने के लिए कहा। सोना अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सब खाना खाने बैठ गए। कबीर और मीरा सोना को ही देख रहे थे। पापा, आप शादी के लिए हाँ कह दीजिए। हम तैयार हैं, सोना बिना किसी भाव के अचानक से बोली। सब उसे देखने लगे। कबीर खुश था। मीरा खड़ी हुई और उसके पास आई। उसने सोना को पीछे से हग किया और उसके सिर पर किस किया। कबीर खुशी से बोला, ठीक है, मैं अभी मिस्टर ओबरॉय को खुशखबरी देता हूँ। मीरा और सोना उसे देखने लगे। सब खुश थे। सोना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकदम नॉर्मल बैठी थी। मीरा कबीर को ऐसे एक्साइटेड होते देखकर बोली, आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बाद में बताना उनको। कबीर नॉर्मल हो गया और अपना सिर हिला दिया। सोना खाना खा के अपने कमरे में चली गई। कबीर ने लक्ष्य को कॉल किया और उन्हें सब बताया। कबीर ने लक्ष्य और उसके डैड को कल घर आने के लिए कहा। इधर लक्ष्य बहुत खुश था। उसने अपने डैड को कस के हग किया। थैंक यू डैड, लक्ष्य खुश होके बोला। लव यू। लक्ष्य को लग रहा था जैसे वो 7वें आसमान में उड़ रहा है। ओह सोना, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या दिया है, लक्ष्य ने मन में खुश होते हुए बोला। उसके चेहरे की चमक को देखकर उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। मिस्टर ओबरॉय भी खुश थे। उनको देखकर लग रहा था कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो। इधर मुंबई में सब कुछ खत्म हो गया था। अंश ने किसी को कॉल किया। सामने से कुछ जवाब सुनकर उसके चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। भावेश जी के घर में सब कल की तैयारी में लगे थे। सब बहुत खुश थे। सोना लक्ष्य के साथ शादी के लिए हाँ कर दी थी। सब बहुत खुश थे। अगले दिन लक्ष्य और उसके डैड भावेश जी के घर, यानी कबीर की फैमिली जहां रहती है वहां पर थे। दोनों सोफे पर बैठे थे। घर के सभी बड़े उनके साथ बैठे थे। मीरा सबके खाने का इंतजाम देख रही थी। सोना आज हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि आज लक्ष्य के डैड और लक्ष्य उसके घर आने वाले थे, इसलिए वो अपने कमरे में ही थी।
आकाश और आदित्य भी सबके साथ वहां पर थे। लक्ष्य बार बार इधर उधर देख रहा था। उसे सोना का इंतजार था। उसके चेहरे में सोना से मिलने की बेचैनी थी। मिस्टर ओबरॉय बोले, हम बहुत खुश हैं, हमारे बेटे की शादी होने वाली है। उनकी बात सुनकर दादी माँ, कबीर, भावेश जी और सभी लोग खुश थे। मीरा भी किचन में काम करते उनकी बात सुनकर खुश थी। लक्ष्य शर्मा गया। हाँ, हम भी बहुत खुश हैं। सोना और लक्ष्य पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए इनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, कबीर बोले और सब हंसने लगे। दरअसल मिस्टर शाह, हम शादी जल्दी करना चाहते हैं, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। सब उनकी बात को सुनने लगे। लक्ष्य अब वापस लंदन जाना चाहता है। वो वहीं अपना काम जारी रखना चाहता है। लंदन में हमारा बिजनेस है और अब तो ये डॉक्टर भी है। दोनों काम एक ही जगह पर हों तो ठीक है। अगर सोना चाहेगी तो वो भी लंदन के जानामाना हॉस्पिटल में काम कर सकती है। मिस्टर ओबरॉय के ऐसा बोलते ही आदित्य और घर वालों का चेहरा लटक गया। सबको ऐसे देखकर मिस्टर ओबरॉय जोर से हंसने लगे। देखिए, आप सब फिक्र न करें। सोना को मैं अपनी बेटी बनाकर ले जाऊंगा। अगर आप लोग चाहें तो सोना के साथ कुछ दिन वहीं आकर रह सकते हैं, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। दादी ने हामी भरी, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। अगर शादी 3 दिनों में हो जाती तो अच्छा होता, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। सब उनकी बात सुनकर हैरान हो गए। लक्ष्य बस मुस्कुरा रहा था। लेकिन भाई साहब, इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? मीरा किचन से खाने पीने का सामान लेते हुए बोली। सगाई भी तो जरूरी है ना, कबीर ने कहा। हम सगाई और शादी एक ही दिन रखेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, मिस्टर ओबरॉय ने बीच में कहा। मिस्टर ओबरॉय की बातों से लग रहा था कि वो बहुत हड़बड़ी कर रहे हैं। दादी और कबीर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। भावेश जी अभी तक कुछ नहीं बोले थे। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा, मिस्टर ओबरॉय भावेश जी को देखते हुए बोले। हम यहाँ ज्यादा किसी को नहीं जानते, इसलिए शादी सिंपल होगी। आप बस अपने गेस्ट की लिस्ट बना लीजिए, बाकी की तैयारी हम कर लेंगे, मिस्टर ओबरॉय बेफिक्र होकर बोले। लेकिन हम कैसे? कबीर ने कुछ कहना चाहा तो दादी ने उसे कुछ कहने से मना कर दिया। ठीक है बेटा, जैसा आप सब ठीक समझे, भावेश जी ने कहा। सबने भावेश जी की बात पर सहमति जताई। अरे भाई, कोई मुंह मीठा तो करो, भावेश जी ने कहा। सब हंसने लगे। वैसे मिस्टर शाह, हम सभी फंक्शन एक ही जगह पर रखें तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? वो क्या है, हम यहाँ पर ज्यादा किसी को नहीं जानते, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। कबीर ने मीरा को देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। अंकल, क्या मैं सोना से कुछ देर बात कर सकता हूँ? लक्ष्य ने मुस्कुराकर कबीर को देखते हुए बोला। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। आदित्य, जाओ अपने होने वाले जीजू को सोना के कमरे में ले जाओ, कबीर ने आदित्य को हंसते हुए कहा। आदित्य खुशी खुशी लक्ष्य को सोना के कमरे में ले गया। चलिए मिस्टर शाह, तब तक हम शादी की तैयारी को लेकर कुछ बातें करते हैं, मिस्टर ओबरॉय ने कहा। सब उन्हें देखने लगे। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और दादी व भावेश जी से इजाजत लेकर वहां से बगीचे में आ गए। सोना अपने कमरे के खिड़की के पास बैठी थी। वो बाहर देख रही थी। तभी किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को खोला। उसने पीछे देखा। लक्ष्य और आदित्य उसके दरवाजे में थे। सोना उसको देख अपनी जगह पर खड़ी हो गई। लक्ष्य उसे देखता रह गया। सोना ने आज पीले रंग की साड़ी पहनी थी, उसके साथ मैचिंग चूड़ी, कान में छोटे छोटे झुमके और माथे पर बिंदी। उसके लंबे बाल खुले थे और कमर तक आ रहे थे। उसे देखकर लग रहा था वह कोई फूल हो जो अभी अभी खिला हो। सोना लक्ष्य को खुद को इस तरह देखते देख हल्का सा मुस्कुरा दी और अपना सिर झुका लिया। आदित्य लक्ष्य को ऐसे देख अपना गला साफ किया। लक्ष्य होश में आया। आदित्य हंसते हुए वहां से चला गया। लक्ष्य बस सोना को ही देख रहा था। सोना उसे खुद को ऐसे देखते देख थोड़ी शर्मा गई। लक्ष्य, सोना ने धीरे से कहा। लक्ष्य उसे वैसे ही देख रहा था। तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ,
सोना उसे सोफे पर इशारा करते हुए बोली। लक्ष्य बैठ गया। सोना उसके सामने खड़ी थी। लक्ष्य खड़ा हुआ और उसके पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। सोना उसे अपने पास आते देख थोड़ी असहज हो गई। थैंक यू सोना, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने उस दिन जब मुझे मना किया था तो मुझे लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा, लक्ष्य उसे देखते हुए बोला। सोना बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें हमेशा खुश रखने का। सोना ने अपना सिर झुका लिया। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लक्ष्य ब्लश करते हुए बोला। सोना भी मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। अब मैं बाहर जाता हूँ, लक्ष्य ने कहा और सोना ने भी हाँ कहा। लक्ष्य वहां से चला गया। सोना उसे जाते देख रही थी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया। सोना भी वहीं उसके साथ ही थी। मिस्टर ओबरॉय और लक्ष्य जाने के लिए इजाजत मांगे। सोना को मिस्टर ओबरॉय अपने पास बुलाए और उसके हाथ में सगुन का लिफाफा दिया। सोना ने मुस्कुराकर उनका पैर छुआ। मिस्टर ओबरॉय ने भी सोना को आशीर्वाद दिया। लक्ष्य सोना को देखकर मुस्कुराया और उसने भी सबका पैर छुआ। मिस्टर ओबरॉय और कबीर गले मिले। वो लोग वहां से चले गए। सोना को कबीर ने गले से लगा लिया और उसके सिर को प्यार से चूमा। थैंक यू बेटा, कबीर ने कहा। उसके आंखों में नमी थी। सोना कबीर से दूर हुई और उसे देखने लगी। मीरा ने भी सोना को गले से लगाया। बारी बारी सबने सोना को गले से लगाया। आदित भी सोना के गले लग गया। सोना ने उसे मुस्कुराकर देखा। चलो चलो, शादी की जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। हमारे पास समय कम है, मीरा ने कहा और सब मुस्कुरा दिए। सोना अपने कमरे में चली गई। उसने लिफाफा केबर्ड में रखा। उसने देखा वहां पर कुछ और भी था, एक बॉक्स। सोना ने उस बॉक्स को हाथ में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे घबराहट हो रही थी। कुछ देर पहले जो उसके चेहरे पर खुशी थी, वह गायब हो गई। उसने कांपते हाथ से बॉक्स को खोला। उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। झुमका? ये तो हमारा है। इनके पास कैसे? सोना हकलाते हुए बोली। दरअसल वो बॉक्स वही है जिसे अंश ने दिया था। जिस दिन मिस्टर बद्रा के घर पार्टी थी, उस दिन सोना को अंश घर छोड़ने आया था। उस वक्त उसका एक झुमका गाड़ी में गिर गया था। अंश को मिला तो वह भी हैरान हो गया। अंश उसे फेंकना चाह रहा था, लेकिन कुछ सोचकर उसे रख लिया। तभी किसी ने उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखा।